दोस्तों, आज मैं कुछ अपने जवान सैनिकों के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे सैनिक हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बॉर्डर पे, हिमालय की चोटी पे, जंगलों में, समंदर में, पहाड़ियों में तत्पर रहते हैं और देश की शान और आन को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब युद्ध में मरते हैं तो बर्दाश्त होता है कि लड़ाई थी और युद्ध में मारे गए हैं। चाइना के साथ बातें चल रही है, उच्च कक्षीय बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल तक के लोग बैठते हैं और उसी वक्त समाचार हमें मिल रहा है कि हमारे 2 सैनिक और एक अधिकारी चाइना के सैनिकों द्वारा मारे गए हैं। यह बहुत गलत हुआ है, बहुत दुख की बात है। चाइना हमेशा धोखा देता आया है और धोखा देना उसकी लहू में है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं। हमारी एक संस्कृति है, हर दूसरे पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हर किसी को हम भाईचारा की दृष्टि से देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम देखते हैं। लेकिन दुनिया के लोग ऐसे नहीं रहे हैं। उस समय आने पर अपना रूप दिखाते हैं। ऐसा 2 दिन पहले जो घटना घटी, हमारे जो मैंने कहा इस तरह हमारे जो जवान मारे गए, वो हमारे सबके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन उसका जवाब लेने का भी समय तो आ गया है। पहले हुआ युद्ध 1962 में, तभी चाइना ने हमारे साथ धोखा किया। हमारे देश में आए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और हम सब लोग खुश हो गए। और वापस जाने के बाद ही चाओ एन लाओ ने, लाल चिल ने हमारे पे हमला बोल दिया। मैं पुरानी बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और 1949 में चीन भी आज़ाद हुआ। उससे पहले आज़ादी हमें मिली, बाद में चीन को मिली। तो खुशी थी पूरी दुनिया में, एक के बाद एक अंग्रेज शासन से राष्ट्र मुक्त हो रहे थे। उसमें हम भी हुए, चाइना भी हुई। और इस वक्त यूरो के अंदर भी एशिया में से किसी एक देश को वीटो पावर देने का था। भारत पहले आज़ाद हुआ था, ऑफर भारत को भी हुई कि आप वीटो पावर स्वीकार करें। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को ठुकरा दिया कि हमें वीटो पावर की क्या जरूरत है, हमें नहीं चाहिए। और ये पड़ोसी राष्ट्र चीन को दिया। अगर ये वीटो पावर हमारे पास होता तो आज हमें यूनो में जो कानून को पास कराने के लिए जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, दूसरे दुनिया के देशों के दाढ़ी में हमें हाथ डालना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उनसे विनती करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ती। और वीटो पावर हमने चाइना को दे दिया और चाइना ने ये भूल गया कि वीटो पावर मुझे इंडिया के कारण मिला है। इंडिया ने हमारा नाम का प्रपोजल दिया था, लेकिन पाकिस्तान को आज चाइना मदद कर रहा है, पाकिस्तान के साथ दोस्त बन के खड़ा है, पाकिस्तान को हर तरह की मदद कर रहा है। और पाकिस्तान दिन रात हमें परेशान कर रहा है, आतंकियों को भेजता रहता है। रात दिन बॉर्डर पर हमारे सैनिक परेशान हो रहे हैं। बॉर्डर पर रहने वाले लोग कभी कभी घायल हो जाते हैं। ये हालत हमारी एक भूल के कारण हुई है। अगर वीटो पावर हमारे पास होता तो आज चाइना भी हमारे सामने झुकता, ताकत दूसरे को देते आए। और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो भूल हुई है, वो भूल आज भी हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। कश्मीर की भी भूल हुई है,
उस बात में दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब सैनिक हमारे मर गए, इसलिए मुझे कहने की इच्छा हो रही है कि पहले रिश्ते हमारे अच्छे थे, लेकिन चाइना विस्तारवादी देश है, वो अपना विस्तार बढ़ाना चाहता है हमेशा, और हिंदुस्तान की हर बॉर्डर को वो छूना चाहता है। अरुणाचल को भी लेना चाहते थे। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। तिब्बत में दलाई लामा वहां के उच्च पद पर बैठे हुए थे, शांति से तिब्बत जी रहा था, और भारत और चीन के बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट था, यानी कि चाइना को हमारे पे आने के पहले तिब्बत को क्रॉस करना पड़ता, और जैसे तिब्बत को क्रॉस करता हमें तुरंत मालूम पड़ जाता कि चाइना की इरादत खराब हुई है, वो हमारे पे हमला करना चाहता है। लेकिन जब तिब्बत को चाइना ने कवर कर लिया, दलाई लामा वहां से निकल गए। दलाई लामा को हमने आश्रय तो दिया हिंदुस्तान में, लेकिन तिब्बत में चीन ने अपना स्थापन, अपनी सत्ता स्थापित की, तब हमने कोई विरोध नहीं किया, उसके सामने भी हम नहीं बोले, और हम चुपचाप देखते रहे। उस वक्त दुनिया की महासत्ताओं ने कहा कि तिब्बत हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ देश है, हिंदुस्तान के साथ उसका संबंध है, तो अगर आप अपनी ताकत से वापस ले लो। दुनिया के राष्ट्रों का हमें सहयोग था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया, और तिब्बत को ये चाइना के हवाले कर दिया, चीन के हवाले कर दिया। मेरे साथियों, मैं लद्दाख गया हूं। लद्दाख और तिब्बत की सीमा मिली हुई है। वहां बहुत बड़ा तालाब है, लेक है। वो लेक लगभग 40 से 60 किलोमीटर लंबी लेक है। उसमें से 30 से 40% तालाब हमारे बॉर्डर में आते हैं, यानी हमारी साइड में है। वहाँ कोई रेखा निश्चित नहीं हुई है, कोई बॉर्डर रेखा नहीं खींची गई, खाद तक कुछ था ही नहीं। लेकिन हमने कुछ समय पहले देखा कि चीन ने अपने सैनिकों को तालाब के किनारे खड़े कर दिए, वहाँ टेंट बनाने लगे, बंकर बनाने लगे, और यहाँ तक कि अपनी 2 गाड़ियां लाके खड़ी कर दी। हमें जब मालूम पड़ा तो हम भी गए, हमने सामने भिड़ भी गए, हमने कुछ ताकत दिखाई, बातचीत में समझौता हुआ कि हम भी 10-20 किलोमीटर वापस जाते हैं, आप भी जाइए। हम तो तुरंत अमल कर देते हैं, चाइना ने अमल नहीं किया, धीरे धीरे खिसकने लगा, लेकिन पूरा नहीं खिसका। ऐसा उसने 2-3 साल पहले भूटान में किया। भूटान में डोकलाम में आने घुसने लगे। भूटान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, हम सबका राजकीय संबंध है, वो हमारी सीमा है, हमारा ही देश हम मानते हैं, भाई भाई के नाते रहते हैं, आना जाना हमारा संबंध है, व्यापार है। वहाँ भी डोकलाम में भी घुसने लगे थे। वहाँ हमारे सैनिकों ने उनका सामना किया, उनको खदेड़ने का प्रयत्न किया, तो वो कुछ समय के लिए शांत हो गया। लेकिन अब तिब्बत के तालाब के किनारे पर बैठकर हमें परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे 2 सैनिक और एक अधिकारी को उन्होंने मारा है। पहली बार ऐसी बात हुई है, बहुत दुख की बात है। एक और वार्तालाप हो रहा है, दूसरी ओर इस तरह हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। चाइना वाले इसको जवाब देना ही पड़ेगा। ये भारत 1962 का भारत नहीं रहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सैनिक ताकत नहीं थी हमारी इतनी, न समंदर में हम इतने ताकतवान थे, न आकाश में हम इतने ताकतवान थे। 1962 का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध जमीनी युद्ध था। लेकिन जो सियाचिन की जो वहाँ की चोटी है, वहाँ हमारे भी सैनिक नहीं थे, चाइना के भी नहीं थे। वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ रहना ही मुश्किल है, और वहाँ के कुछ छोटे मोटे गाँव में कुछ कम लोग रहते हैं, वो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए बढ़ जाते हैं। इसलिए न हमने भी बहुत इंटरेस्ट लिया था, न चाइना ने भी लिया था। लेकिन 1962 के युद्ध में
जमीनी युद्ध में, पहाड़ी की चोटी के युद्ध में, वो हमारे पे सवार हो गया। हमारा कोई अभ्यास ही नहीं था बर्फ में रहने का, हमारी कोई प्रैक्टिस ही नहीं थी, तो हम उस वक्त मार खा गए। उस वक्त हवाई युद्ध नहीं हुआ, दरिया युद्ध नहीं हुआ, पैदल युद्ध हुआ। और उस वक्त हम भी बहुत कच्चे थे, अगर ये होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, निर्दोष लोग शहरों में मर जाते। लेकिन जमीनी युद्ध हुआ, हमने बहुत सारी जमीन हमारी खोई, आज भी उसका हमें अफसोस है। लेकिन चाइना फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी नहीं मान रहा। लेकिन चाइना भूल रहा है ये हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान ताकतवर है। हर तरह की ताकत हमारे पास है, हवाई ताकत हमारे पास है, दरियाई ताकत हमारे पास है। हमारे सैनिक हर तरह से अब तैयार है, पहाड़ियों की चोटी पे रह सकते हैं हम, हवाओं के साथ हम लड़ सकते हैं, हम हर तरह की स्थिति में हम तैयार है, टैंक है। अगर चाइना ये मानता है कि 1962 का हिंदुस्तान होगा और हम जीत जाएंगे, तो इसकी गलत फहमी है। चाइना अब भी सुधर जाए तो ठीक है, वरना अब लड़ाई होगी तो न चाइना बचेगा। और उसके बगल में बैठा हुआ पाकिस्तान जो हमें परेशान कर रहा है, वो तो हवा में उड़ जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। आज पाकिस्तान ने चाइना को हमें परेशान करने के लिए अपने शहर में, अपने देश के अंदर कॉरिडोर बनाने के लिए उसको परमिशन दी, रोड बना रहे हैं। आने वाले दिनों में तो पाकिस्तान चाइना का गुलाम बन ही जाएगा। दुनिया के देश आज चाइना के विरोध में है, क्योंकि जो महामारी चाइना से शुरू हुई है, सारी दुनिया परेशान है। हर रोज मृत्युआंक बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। आज चारों ओर से चाइना घिरा हुआ है। अगर आज हम कुछ कदम उठाते हैं तो दुनिया हमें साथ देगी, दुनिया हमारे साथ रहेगी और चाइना को मुंह तोड़ हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कूटनीति का सवाल है, हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सोचेंगे इसमें कौन सा रास्ता निकाला जाता है। लेकिन पूर्व सांसद होने के नाते मैं भी लोकसभा में बैठा हूँ, 20 साल तक बैठा हूँ। एक सवाल खड़ा हुआ था, मेरा एक स्टार्ट सवाल था लोकसभा में, और देवीलाल जी नायब प्रधानमंत्री थे अपने देश के। मेरा सवाल था कि हमारा कैलाश आज चाइना के अंदर में है, हमें अगर शिव जी के दर्शन करने हैं, मानसरोवर में स्नान करना जाना है, कैलाश पर्वत की हमें परिक्रमा करनी है, तो हमें चाइना से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने उप प्रधानमंत्री से प्रश्न किया कि माननीय उप प्रधानमंत्री जी, आप देश के नायब प्रधानमंत्री हैं, आपका नाम भी देवी लाल है, आप देवी के लाल है, तो क्या हमारे कैलाश शिखर को, हमारे शिव जी को इन चीनी लोगों से मुक्त कराएंगे? मैंने मुक्त कराने की बात की, लेकिन उन्होंने कुछ खुला जवाब नहीं दिया। मुझे एक एक शांत किया कि हमारे लोग जाते हैं, आते हैं और चाइना हमें परमिशन देते हैं। मैं परमिशन की बात नहीं कर रहा था, मुझे मुक्ति चाहिए, हमारे भगवान की मुक्ति चाहिए, शिव जी की मुक्ति चाहिए, कैलाश की मुक्ति चाहिए, मानसरोवर की मुक्ति चाहिए। इतने वर्ष हो गए हम उसे मुक्त नहीं करा सके। और आज अरुणाचल हो, छोटी मोटी जगहों पे ही चाइना की परेशानी हमें हो रही है। मित्रों, मेरे दोस्तों, में इतना ही कहना चाहूँगा, हम सभी तैयार रहना पड़ेगा, हम सभी को देश को साथ देना पड़ेगा, सत्ता को साथ देना पड़ेगा। चाइना 1962 के युद्ध में माँ बहनों ने अपने गहने दिए थे, सोना चांदी के गहने दिए थे। मुंबई के कलाकार, फिल्मी कलाकार राह पे निकल गए थे, रैलियाँ निकल रही थी, लोग दान दे रहे थे। वही माहौल आज भी है। आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक तैयार है चाइना से बदला लेने के लिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, अपना सब कुछ निसार करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति हमें बढ़ानी पड़ेगी। चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो इतना अच्छा है।
नहीं तो आने वाले दिन सुबह शाम हमें वो परेशान करते रहेंगे, हम बातचीतों में उलझे रहेंगे, और कब ये हमारे खिलाफ बड़ा कदम उठा लेगा इसका हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा देश महान है, ये सब कुछ उसकी निगाह में होगा और वो कदम उठाएगा उठाएगा और उठाएगा। धन्यवाद।